सो गाइज आज हम लोग लुकिज्म के सीज़न 10 को कवर करने जा रहे हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि तुम लोग जानते हो कि हम लोग लुकिज्म का अभी लेटेस्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं और जो प्रीवियस चैप्टर था उसके अंदर हमें पड़ चुका है कॉपीराइट स्ट्राइक, जिसकी वजह से जो हमारे चैनल की रीच है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जा चुकी है। तो मैं तुमसे कहता हूँ अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है ज़रा सी भी तो तुम लोग इस वाली वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड मैं तुम्हारा लेटेस्ट चैप्टर कवर तो करूँगा बट एक कंडीशन है, जो लेटेस्ट चैप्टर है वो एक ही दिन रहेगा इंटरनेट पे, जिसके बाद मैं उसे मेंबर्स ओनली कर दूंगा। और अगर तुम्हें फिर भी देखना है तो तुम हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हो जो कि ओनली 59 रुपीज़ है। तो इसी के साथ ही अब वीडियो को शुरू करते हैं। प्रीवियस सीजन की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जियो अपने पुराने सेल्फ को अलविदा कह चुका है। तो अब आगे अभी हम लोग देखते हैं एक शहर को जहाँ पर जैक आया हुआ होता है और वो अभी काफी सज धज रखा है, जहाँ पर जो दूसरी लड़कियां और लड़के हैं वो भी उसे देखकर काफी शॉक्ड होते हैं। और ये सब चीजें उसने मीरा के लिए करी हुई है। और फिर वो मीरा के पास आता है और कहता है मीरा तुम इतनी जल्दी कैसे यहाँ पर आ गई। और मीरा जैक को एक स्माइल देती है और कहती है हाय कैसा है। और उसके हाथों में एक बेबी होता है जिसको देखकर जैक के तोते उड़ गए थे और वो अपने मन में सोचता है क्या मीरा एक माँ है। और जैक अभी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है मीरा ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मीरा उसके गले पे एक चार बजाती है और कहती है अबे तो क्या बकवास कर रहा है। और मीरा जैक को एक्सप्लेन करती है ये लड़की काफी लंबे समय से रो रही थी और मैं इसके पेरेंट्स को नहीं ढूंढ पाई और मेरे को ऐसा लगा अगर मैं इसे अकेला छोड़ दे तो शायद किडनैप हो सकती है। और इसके कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे अबॉर्डिनेट नहीं किया गया और ये शायद खो चुकी है और हमें कुछ करना होगा। और जैक बोलता है हमें इसे अकेला छोड़ देना चाहिए, दूसरों की प्रॉपर्टी लेना एक क्राइम होता है। और मीरा फिर से उसमें बजाती है और कहती है ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और अभी जैक को बच्चों के साथ डील करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता। वो काफ़ी अजीब तरीके से उस बच्चे को देखता है और अपने मन में सोचता है ये तो एक मार्शमैलो की तरह लग रही है। जैसे जैक उस बच्चे को टच करने वाला था उससे पहले वो अपने हाथ काफ़ी अच्छे धो लेता है। और मीरा उसे कहते तूने अपने हाथ क्यों धोए। तो जैक बोलता है यार मैं नहीं चाहता कि मेरे गंदे हाथों से वो सिक हो जाए, इसके बाद मेरे को इसके हॉस्पिटल बिल्स को पे करना पड़े। और फिर वो बच्ची जैक के हाथों मारती है और काफी भयानक वे से उसकी तरफ देखती है। एंड जैक का भी दिमाग खराब, जिसके बाद वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं जैक काफी शॉक्ड बिकॉज वो लोग होते हैं पुलिस स्टेशन के सामने जो कि अभी कुछ समय के लिए बंद होता है। और फिर मीरा जैक से वो बच्ची लेती है और कहते हैं लाओ इस बच्ची को मेरे को दे दो, मैं इसे पुलिस के हाथों पहुंचा दूंगी एंड तुम कैफे मेरा इंतजार करना क्योंकि शायद वहाँ पे इसके पेरेंट्स दिख सकते हैं। और जब जैक मीरा को वो बच्चा देने वाला तभी उस बच्ची ने जैक का हाथ पकड़ लिया, आई मीन उंगली। और उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसे जैक को छोड़ने का बिल्कुल ही मन नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं मेट्रो को जहाँ पर जैक उस बच्ची के साथ आया हुआ होता है। तो जैक उस बच्चे को कहता है क्या तुम मेरे को इतना पसंद करती हो और तुम्हारा नाम क्या है, चलो आज से मैं तुम्हें एक नया नाम देता हूँ, तुम्हारा नाम होगा जैमी। और जैमी कैसे बनता है, जेड है मतलब जैक एंड एम आई मतलब मीरा। और यहाँ पर वो अपने मतलब अपनी गर्लफ्रेंड का नाम मिक्स करके उसे दे दिया है और इसको अभी हम लोग कुछ समय के लिए जैमी बोलेंगे। और वो नाम सुन के जैमी काफी खुश होती है। एंड जिसके बाद अब जैक और जैमी लेते हैं एक साथ सेल्फी। और तुम लोग कह सकते हो जैक वहाँ पे उस बच्चे की पैम्परिंग कर रहा होता है, जो देखकर दूसरे लोगों से कहता है देखो एक बाप अपने बेटे की टेक केयर कर रहा है। और वो जैक से पूछते इसकी मॉम कहाँ गई, जिसका जैक के पास कोई भी आंसर नहीं होता। और वो जैक को बताते हैं तुम्हें अभी इसे नहीं पकड़ना चाहिए, ये इतनी ओल्ड इनफ हो चुकी है कि खुद चल ले। और जैसे ही जैक उसे छोड़ता है जैमी चलना शुरू कर देती है। एंड जैक सरप्राइज, वो कहता है क्या तुम खुद चल सकती थी। और अभी वो बच्ची काफी चौड़ में चल रही होती है लेकिन उसके सामने जो सब्बे का गेट है वो खुला हुआ है, जिसके बाद वो उस ट्रेन से बाहर निकल जाती है, जो देखकर जैक सरप्राइज और भाई के होश उड़ चुके हैं। और जैसे अगला स्टेशन आता है ट्रेन के दरवाजे खुलते हैं, जैक तेजी से बाहर भागता है और अपने मन में सोचता है मेरे को जल्दी से उसे ढूंढना होगा। लेकिन जो प्रीवियस स्टेशन वाली ट्रेन थी उसको आने में 7 मिनट लेट होता है, जिसके बाद जैक तेजी से प्रीवियस स्टेशन की तरफ ही पैरों का इस्तेमाल करके भागता है। लेकिन बंदा भागते भागते एक गाड़ी से टकरा जाता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं प्रीवियस स्टेशन को जहां पर फाइनली जैक पहुंच चुका है। लेकिन वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी ज्यादा इंजर्ड है। और फिर जैक एक पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और कहता है क्या तुमने उस बच्चे को देखा। और वो पुलिस ऑफिसर जवाब देता है मैं तो जस्ट ट्रांसफर हुआ, मेरे को नहीं पता इस बारे में। और जैक अभी खुद से काफी दुखी हो जाता है, वो अपने मन में सोचता है जैमी कहाँ पर है, ये सब मेरी गलती है, मेरे को उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। और तभी जैक के सामने मीरा आती है जिसने उस बच्ची यानी जैमी को पकड़ा हुआ है। और वो काफी गुस्से में उसे कहती है अभी तो क्या कर रहा है,
तेरे को इस बच्चे को ऐसे पीछे नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर जैक चैन की सांस लेता है और मीरा उसे कहती है हम लोग लकी है कि मैंने अपना फ़ोन नंबर इसके पॉकेट में डाल लिया था ऐसे सिचुएशंस के लिए। और फिर जैक जैमी को गोद लेता है और कहता है मेरे को माफ़ करना। फिर हम लोग शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर जैक ने उस बच्चे के लिए क्या खरीदा हुआ है उसे तुम खुद देख सकते हो। और बंदा काफ़ी खुश होता है जैमी के साथ। और मीरा उसे कहते हैं वैसे तुमने ये बाय क्यों करा, क्योंकि हमें तो जैमी को उसके पेरेंट्स के पास देना है। जो सुनकर जैक थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है जैमी अपने थंब को मत चूसो, तुम आज वैसे भी काफ़ी जगह घूम चुकी हो। और मीरा फिर उसके पास आते और कहते चलो मैं इसे क्लीन कर देती हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन फिर जैक उसके बालों पर हाथ फेरता है और वो लोग ना काफ़ी क्लोज आ जाते हैं एंड वो लोग देखने में एक फैमिली लग रहे होते हैं। और जैक बोलता है ये बाल तुम्हारी आंखों में लगने वाला था। एंड जैमी क्या तुम्हें भूख लग रही है, चलो कुछ खाने चलते हैं। और जब जैक और मीरा आगे चल रहे थे तभी जो कुछ लोग थे वो गाली दे रहे थे, लेकिन फिर जैक उसके कानों को बंद कर लेता है और कहता है तुम्हें ऐसे बुरे शब्द नहीं सुनने चाहिए। और फिर कोई धुआं करता है तो वो उन दोनों के नाक को बंद करता है। और अब वो लोग फाइनली रेस्टोरेंट पहुंचते हैं जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे और वो जैक और मीरा को देखकर कहता है ये इस दुनिया में क्या चल रहा है, ये बच्चे खुद को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। और फिर एक बुढ़ाऊ कहता है ये बच्चे दूसरे बच्चे को नहीं पाल सकते। तो दूसरा बुढ़ाऊ कहता है ये इवन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तक नहीं ले सकते। वो चीज़ मीरा को पसंद नहीं आती। मीरा उनसे भिड़ने के लिए आगे बढ़ती है बट तभी जैक उन्हें अपना बच्चा दिखाता है और कहता है काफ़ी क्यूट है ना, हम लोग यंग है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इर्रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पर बंदे ने जैक ने उन्हें बातों में ही जवाब दे दिया है। और फिर वो लोग खाते हैं पीते हैं इंजॉय करते हैं एंड इसके बाद वो उस बेबी को पुलिस ऑफिसर को सौंप देते हैं। और जब जैक जैमी को पुलिस ऑफिसर को सौंप रहा होता है तभी जैमी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है उंगली, और वो उसे कहती है पापा। तो सुनकर जैक काफी सरप्राइज था लेकिन वो और दुखी हो जाता है और मीरा उसके मजे ले रही होती है। बोलते जैक क्या तूने सुना, उसने वो पापा बोला। और अभी जैक भी काफी इमोशनल हो जाता है। वो कहता है मीरा क्या तुमने सुना, इसने मेरे को क्या बोला एंड अगर 2 साल तक इसे कोई भी क्लेम नहीं करेगा तो ये मेरी होगी, मैं इसे क्लेम करूंगा, मैं इसे अपनाऊंगा। और फिर हम लोग बात का सीन देखते हैं जहाँ पर उस बच्ची के जो पेरेंट्स है वो आ चुके हैं, लेकिन जो बंदा उसका पेरेंट्स है जो उसकी फैमिली है वो एली जैंग होता है। और मैं समझ नहीं पा रहा कि यहाँ पर इसका इस बच्चे के साथ क्या रिलेशन है। और इस बच्ची का एक्चुअल नाम होता है येना। और जैसे येना की आंखें खुलती है वो एली को देखते तो वो कहते पापा, जो सुनकर एली भी सरप्राइज था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं गॉड डॉग के मेंबर्स को जो कि जैक, वास्को और बिग डैनी की फोटो देखते हैं और वो वहाँ पे उनके टाउन में आए हुए होते हैं उनका पता लगाने के लिए। और तभी उनकी नज़र एक बंदे पड़ते हैं जिसने जे हाई की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। और फिर वो लोग उसके पास जाते हैं और उससे बर्न नकल के बारे पूछते हैं। और जो बंदा उनके सामने वो होता है लोगन ली। फिर हम लोग जोई को देखते हैं जो कि जो कहते हैं देखो तुम्हारे हाथ ब्लीड कर रहे हैं। और ये बात जिसको वो कह रही है वो लोगन ली होता है जिसके हाथों में होती है गॉड डॉग की बाइक। और लोगन ली इस शौक में था कि जोई उसके साथ ऐसे बात कैसे कर सकती है, बट फिर जोई उसके हाथों में बैंडेज लगाती है और कहती है तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और अब लोगन ली काफी चौड़ में आ जाता है, उससे उसकी वो बात याद आती है जब उसने कहा था कि उसे सुअर पसंद है और भाई को लगता है वो भी तो एक सुअर ही है। फिर बंदा जाता है गाड़ी के शीशे के पास जहाँ पर वो खुद को देख रहा होता है कि वो कितना हैंडसम है, लेकिन गाड़ी के अंदर जो कपल्स है वो उसे देखकर डर जाते हैं। और वो कहता है बिग मैन लाइक मी आर रिलायबल। और उसने अभी गॉड डॉग के मेंबर्स को धाराशायी कर रखा है। और फिर लोगन ली एक गॉड डॉग के मेंबर के पास जाता और कहता है क्या मैं हैंडसम हूँ या बदसूरत। तो वो लड़की जवाब देती है डरते हुए कि तुम काफ़ी हैंडसम हो, जिसके बाद लोगन ली गॉड डॉग के एक मेंबर को दीवार पे जोरदार स्मैश मारता है। और फिर लोगन ली फिर से पूछता है मेरे को बताओ क्या मैं हैंडसम हूँ या बदसूरत। तो वो लड़की जवाब देती है तुम तो काफ़ी बदसूरत हो, जिसके बाद लोगन ली उसे कहता है तुम अपने वर्ड्स को क्यों चेंज कर रही हो। बट वो इसी दौरान अपने मन में ये भी सोच रहा होता है कि जोई किस रास्ते अपने घर जा रही होगी। और दूसरी तरफ हम लोग स्मॉल डैन को देखते हैं जो कि अपनी शॉप में बैठे हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि वो कैसे 4 बिग हीरो को रियूनाइट करे एंड डीजे को सरपास करे। और इसी दौरान स्मॉल डैन के पास एक बंदा आया हुआ होता है जो कि उसे एक सिगरेट दिखाता है और कहता है मेरे को इसे परचेस करना है। बट स्मॉल डैन सुनता ही नहीं उसकी बात क्योंकि वो अपने ख्याल में कहीं खो रखा है। लेकिन तभी उधर क्रिस्टल आ जाती है जो कि उस कस्टमर को कहते हैं चलो आपके लिए ये काम मैं कर देती हूँ। और यहाँ पर ना बेसिकली वो स्मॉल डैन की हेल्प करने के लिए आ रखी है। और फिर क्रिस्टल उसे कहते हैं जो आपने बीड़ी खरीदी हुई है उसकी कीमत है $450। जो सुनकर वो कस्टमर काफी शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है ये क्या बोल रही हो, ये क्या बकवास बातें कर रही हो आप, इससे तो मैं 100 बीड़ी खरीद सकता हूँ। और क्रिस्टल एक स्माइल के साथ कहते हैं अरे कोई बात नहीं, आप पेमेंट को इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। और फिर उसकी शॉप में जोई भी आते हैं और यहाँ पर बेसिकली वो स्मॉल डैन की हेल्प करने के लिए आई हुई है। जिसके बाद वो उस कस्टमर को उसकी बीड़ी देती है जिसकी कीमत होती है
$50। और क्रिस्टल अपने मन में सोचते यार जोई तो इन कामों में काफ़ी अच्छी है, आई थिंक वो हर रोज़ इधर आया करती होगी और यहाँ पर ना जलने की बू आ रही होती है। और जब जोई दुकान का काम कर रही होती है तभी उधर क्रिस्टल भी आती है जो कि काम करने से ज़्यादा काम बढ़ा देती है। लेकिन फिर स्मॉल डैन की आंखें खुलती है जो कि बोलता है क्रिस्टल मेरे को माफ़ करना, लेकिन क्या तुम यहाँ से जा सकती हो, बिकॉज मेरे को कुछ समय के लिए अकेला रहना है। और क्रिस्टल फिर थोड़ा निराश हो जाती है और कहती है तुम शायद सही बोल रहे हो। और स्मॉल डैन अपने मन में सोचता है मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता बिकॉज ये चेयरमैन की बेटी है। क्रिस्टल के वहां से जाते ही जोई भी अपनी चिपटा चिपटी वाली हरकतें उसके साथ कर रही होती है, लेकिन स्मॉल डैन उसे कहता है क्या तुम जा सकती हो। और जो ये सारी चीजें थी ना वो खिड़की से लोगली भी देख रहा था, जिससे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो अपने अलग ही एंगर मोड में जा चुका है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं लोगली को जो कि जोई का पता लगा रहा होता है और तभी उसके नजर जोई पर ही पड़ जाती है जो कि किसी के साथ थी। और लोगली सोचता है ये बंदा है कौन, ये तो वही बंदा है जो कि उस दिन बैठा हुआ था, क्या ये इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है। और जैसे बंदा शीशे क्लोज जाता है उसके होश उड़ जाते हैं बिकॉज उसके सामने उसका पिकाचू बैठा हुआ है जिसको वो पहले बुली करा करता था एंड उसने एक ऐसा काम कर दिया जो वो कभी कर ही नहीं पाया। इसके बाद हम लोग एक अलग जगह सीन देखते हैं जहाँ पर लोगली बैठा हुआ था और वो काफी गुस्से में स्मॉल को कहता है काफी लंबे समय बाद मिल ले पिकाचू, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुझसे इस जगह पर भी मिलूंगा। और स्मॉल को ऐसा लगता है क्या इतना भागने के बावजूद भी वो उस जगह फिर से आ चुका है जहां से उसने शुरू किया था। और जब उसे लगता है कि वो चेंज हो चुका है तभी लोगली उसके पेट पे एक जोरदार मुक्का मारता है और फिर लोगली उसके 4 चाड़े मारता है एंड अपनी बीड़ी की जो एस्ट्रे होती है उसको उस तौर पे इस्तेमाल करता है। और अब वो स्मॉल को कहता है जो बिच है कन्वीनियंस स्टोर वाली, क्या तो उसके साथ सो रखा है। जो सुनकर स्मॉल है शॉक था और वो कहता है जोई वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और फिर लोगली स्मॉल कंधे पे हाथ रखता है और कहता है जो बिच है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो तुम पर इंटरेस्टेड है और तुम श्योर हो ना कि तुम उसके साथ सोए नहीं हो और क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तो स्मॉल जवाब देता है मेरे को ऐसा नहीं लगता। और लोगली फिर कहता है देखकर लग रहा है कि वो मैनेजमेंट में काफी अच्छी है। और फिर लोगली उसे अपना फोन देता है और कहता है चल भाई मेरे को उसका नंबर दे। और फिर स्मॉल कहता है भाई क्या बोल रहा है, मैं उसका नंबर नहीं जानता। स्मॉल सीधे कह देता है मैं नहीं जानता उसका नंबर क्या है, जिसके बाद लोगली उसके पेट पे एक जोरदार घूसा और उसके सिर पे अपना पैर रखता है और कहता है तुमने कहा कि तुम नहीं जानते, तुम काफी बड़े हो चुके हो पिकाचू। उसके बाद लोगली पीछे से कोई अपना जूता मारता है और ये काम होता है जोई का जो कि उसे कहते हैं ओए तू क्या कर रहा है पिगी, क्या तुम ठीक हो, मेरे को ऐसा लगा तुम अपने दोस्त के साथ मीटिंग में हो, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है। वो लोगली को मारना शुरू कर देती है और लोगली भी काफी उदास वो वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके अंदर ना एक गुस्सा पनप रहा है। और फिर हम लोग देखते हैं रात का सीन जहाँ पे लोगली ने स्मॉल को धाराशायी करके जोई का नंबर हथिया लिया है। और फिर हम लोग देखते हैं एक सुनसान रात को जहाँ पर जोई सर धज के कहीं जा रही होती है और वो अपने मन में सोचती है उस पिगी को अचानक से क्या हो गया, उसने मेरे को इतनी रात को कहीं बुलाया है, क्या उसे ऐसा लगता है कि वो मेरे को कभी भी कहीं बुलाएगा और मैं आ जाऊंगी। लेकिन वो सोच तो सही रहा है और वो अपने साथ एक छतरी भी लाई हुई होती है बिकॉज उसे ऐसा लगता है शायद आज कुछ अचानक भयानक हो सकता है। इसके बाद जब जोई पिगी का नाम पुकारती है तभी उसके पीछे से निकलता है लोगली जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहा होता है। और फिर हम लोग लोगली को देखते हैं जो कि स्मॉल के फोन से जोई को लेकर अपने बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर रहा होता है, लेकिन जो जोई थी वो उससे मिलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। लेकिन लोगली जोई को पाए बिना ऐसे रुकने वाला नहीं था और वो स्मॉल को कहता है फिर से उसे बुलाओ, उसे आज रोडियो बुलाओ, आज हम दोनों साथ में ड्रिंक करेंगे। और उसका चेहरा काफी देखने लायक होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं जोई को जहाँ पर उसके पास स्मॉल आया हुआ है और वो उसे कहता है जोई क्या आज रात तुम फ्री हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग लोगली को देखते हैं जो कि एक गुलाब का गुलदस्ता लेकर जोई का इंतजार कर रहा होता है एंड अभी वो काफी सज धज रखा है, लेकिन तभी उसके पीछे गॉड डॉग के मेंबर्स आते हैं और ये वही लोग होते हैं जिसको उसने पेला था, लेकिन अब वो उसे पेलने के लिए आए हुए। इसके बाद हम लोग हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पर बिग डैन के ऊपर किसी ने चिट्ठी रखी हुई है एंड उस चिट्ठी को अभी जोई पढ़ रही है एंड ये काम होता है अपने स्मॉल डैनियल का। और उस चिट्ठी में लिखा हुआ था मेरे को माफ़ करना जोई, मेरे को माफ़ करना, मैंने तुम्हें अचानक से हॉस्पिटल में बुलाया। मैं जब मिडिल स्कूल में था तब से मैं बुली हुआ हूँ और मैं लोगन को अवॉइड करने के लिए इस सियोल में आया हूँ। और प्लीज़ लोगन से सावधान रहना, मेरे को माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ सच्चा नहीं रह पाया। ये समय मेरे लिए काफ़ी टफ है, मैं डर गया था अगर तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में पता चल जाएगा। मेरे को डर था कि मैं तुम्हें खो ना दूँ,
क्योंकि पहली बार मेरे दोस्त बने थे और तुम्हारा शुक्रिया मेरे को इतनी अच्छी मेमोरीज देने के लिए। जो सुनकर जोई फूट फूट के रो रही होती है और दूसरी तरफ हम लोग स्मॉल डायन को देखते हैं जो कि अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहा है और बंदा अभी काफी ज्यादा इमोशनल होता है बिकॉज वो भी अपनी पास्ट की मेमोरीज याद कर रहा है और उसे ऐसा लगता है कि वो फिर से सिचुएशन से भाग रहा है। फिर हम लोग देखते हैं लोगन ली को जिसने गॉड डॉग के मेंबर्स को धराशायी कर दिया है, लेकिन बाद में भाई खुद धराशायी हो जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं स्मॉल डैनियल को जो कि अपने मन में सोचता है क्या मॉम मेरे को यहाँ पर देखकर गुस्सा हो जाएंगी। जैसे बंदा घर का दरवाजा खोलता है वो अपनी मॉम को देखता है जो कि किसी से बात कर रही है, लेकिन जैसे वो उन्हें बुलाए उसकी मॉम किसे कह रही होती है खूबसूरत, मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ, देखो मैं कितनी बूढ़ी हो चुकी हूँ और जो मेरी स्किन है वो भी मैस हो चुकी है। एंड अभी स्मॉल डैनियल नोटिस करता है कि जो उसकी मॉम है उसने अपने चेहरे पे मेकअप लगा रखा है और उन्होंने वेट भी गेन कर लिया है। मैंने अपने बेटे को कॉलेज भेज रखा है और मैं उसकी शादी देखना चाहती हूँ बिकॉज डैनियल मेरे बिना कर ही क्या लेगा। और फिर उसकी मॉम डैनियल कॉल लगाती है लेकिन डैनियल वहाँ से भाग जाता है एंड अभी ना वो अपनी मॉम का कॉल नहीं उठाता। उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी मॉम के लिए एक बर्डन है। और अभी डैनियल पार्क में बैठा हुआ है और वो अपने मन में सोचता है मेरे को अभी क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ सोना चाहिए। और जिस बेंच पे बंदा बैठा हुआ है वो उसी बेंच में सोने की सोचता है, लेकिन वहाँ पे बार्स लगे हुए थे जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी कंफर्टेबली नहीं सो पाता। और ये होता है एंटी होमलेस बार जो कि गवर्नमेंट के थ्रू इंस्टॉल किया गया है होमलेस लोगों यहाँ पर सोने से रोकने के लिए। और जब फाइनली स्मॉल डैनियल को एक जगह मिलती है तभी उसके सामने कुछ होमलेस लोग आते हैं, उसे कहते हैं ये जगह हमारी है बच्चे। और फिर स्मॉल डैनियल वहां से भी चले जाता है। और इसके बाद हम लोग रात का सीन देखते हैं जहां पर स्मॉल डैनियल बस स्टेशन के सामने बैठा हुआ है और अभी उसके पास केवल $105 ही होते हैं। और इसी दौरान वो अपने $5 को देखता है जो उसकी मॉम ने उसे दिया था और वो सोचता है ये मेरा लकी चार्म है और इसे मैं यूज नहीं करने वाला। एंड इसके बाद स्मॉल डैनियल को रहने की जगह मिल जाती है, लेकिन कैसे जगह मिलती है वो तुम खुद देख सकते हो। जैसे सुबह होती है वैसे ही स्मॉल डैनियल के पास एक बंदा आता है जो कि उसे कहता है भाई टाइम अप हो गया, अब तो और नहीं सोच सकता। और स्मॉल डैनियल की आंखों में अभी भी नींद भरी हुई है, वो कहता है बस 2 घंटे और जो उसके सामने वाला बंदा वो कहता है चल पहले $1 पे कर। और जैसे बिग डैनियल अपने बैग से पैसे निकालने की कोशिश करता है वो नोटिस करता है उस जगह तो उसका बैग है नहीं। और ये चीज देखने के बाद वो काफी शॉक्ड। और उस जगह एक नोटिस भी लिखा हुआ होता है कि यहाँ पे कोई भी आइटम खो जाते हैं तो हम लोग उसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाले। और अब हमें बताया जाता है जब सिटी सोती है तब अंडरवर्ल्ड जागता है एंड धीरे धीरे वो इस दुनिया से इंट्रोड्यूस हो रहा है। और अभी स्मॉल डैनियल के सामने काफ़ी सारे होमलेस लोग होते हैं जो कि अपना आशियाना बना के सो रहे हैं। और तब बिग डैनियल को साइड से आवाज़ आती है जहाँ पर कुछ लोग लड़ाई कर रहे होते हैं, वो भी स्मॉल डैनियल के पर्स के लिए। और उस पर्स को देखने के बाद स्मॉल डैनियल सोचता है अरे ये तो मेरा पर्स है, ये इसके पास कर क्या रहा है। और अभी हम लोग उन्हीं लोगों को देखते हैं जिनको हमने पार्क में देखा था और उन लोगों ने स्मॉल डैनियल का बैग और उसके जो पर्स है उसे वापस कर दिया है। और वो लोग बताते हैं कि इसे हम लोगों ने ग्राउंड में पड़े हुए देखा था, लेकिन स्मॉल चिल्लाते हुए कहता है झूठ मत बोलो, तुम ही वो चोर हो और तुम्हारे चेहरे मोली बना हुआ है। लेकिन फिर जो चीज़ उसके ऊपर बनी हुई थी आई मीन चेहरे पर, वो उसे मिटाता है और कहता है डिसगस्टिंग। ये सारी चीज़ तो हाइजीन को लेकर है। और ये देखने के बाद बंदा सरप्राइज। और अभी स्मॉल डैनियल काफ़ी दुखी होता है बिकॉज ना ही उसके पास पैसे होते हैं और ना ही उसकी मॉम का लकी चार्म। और जिस बंदे ने उसकी हेल्प करी थी वो उसे कहता है भाई तो किसका इंतजार कर रहा है, ले खाना खा ले नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। और मैं तुम्हारे लिए खाना इसलिए लाया हूँ बिकॉज तुम्हें देखकर मेरे को मेरे बच्चे की याद आ गई, तो खा लो बच्चे। और फिर स्मॉल डैनियल खाना खाता है और उससे पूछता है तो वैसे तुमने इस खाने को अफोर्ड कैसे कर लिया, क्या ये खाना मेरे पैसों का तो नहीं है। जिसके बाद वो होमलेस बंदा उसके चेहरे पर मारता है और कहता है भाई मैं होमलेस हूँ लेकिन गरीब नहीं। और फिर बंदा अपनी बेटी की फोटो देखता है और कहता है हम सभी की अपनी कहानी है और मैं भी एक बिग शॉट रह चुका हूँ और एक जगह है जहाँ पर मेरे को वापस करना है, लेकिन मैं एक लंबा रास्ता चूज करा हुआ हूँ, ले रहा हूँ। और इसके बाद हम लोग सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर डैनियल के पास आया हुआ है और उसे जगा रहा होता है। एंड अभी जिस जगह बहुत सारे लोग थे उस जगह कोई नहीं होता और जो सभी लोग हैं वो अपने काम की तरफ निकल चुके हैं। और जब स्मॉल डैनियल अपना सामान समेट रहा होता है तभी उसके सामने एक बंदा आता है जो कि उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर अपने घर से भाग कर आए हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी स्मॉल डैनियल उन लोगों के साथ एक जगह आया हुआ है जहाँ पर होमलेस लोगों को फ्री का खाना मिलता है। और तभी साइड से एक बंदा डिसेबल बंदे को बोलता है ओए क्या तो सुबह सुबह स्टार्ट हो गया, तो मुझसे फाइट करना चाहता है। और फिर वो डिसेबल बंदा उस बंदे को कहता है क्या तू जानता है मैं हूँ कौन। और गाइज अगर तुम इससे अभी तक नहीं जानते तो ये वही प्रीस्ट होता है जिसने जोहान की मॉम को मैनिपुलेट करके अपने चर्च में दाखिल किया था। और ये देखकर स्मॉल को अच्छा नहीं लगता, वो अपने साथियों को कहता है
ये बंदा तो एक डिसेबल बंदे के साथ फाइट कर रहा है, क्या हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए? तो दूसरा बंदा कहता है अरे इन्हें अपने हाल में छोड़ दो, देखो उस बंदे को, वो बस फेक बनने की ट्राई कर रहा है। एंड यहाँ पर ना वो प्रीस्ट बस ऐसा सभी को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो डिसेबल है, जिससे लोग उसके प्रति सिंपैथी फील करें और उसे ज़्यादा पैसा दे। और स्मॉल है बोलता है ये तो एक स्कैम है, और जो उसके साथ वाला बंदा है वो उससे पूछता है भाई मेरे को ये बात बता कि कैसे स्कैम हुआ, क्या इसने कभी ऐसा बोला कि ये डिसेबल है? इसने तो केवल झूठ बोला है। और स्मॉल ने बताता है कि अगर डिसेबल नहीं है तो इसे ईमानदारी से पैसे कमाने चाहिए, ये तो कायरता है, ये अनफेयर है। तो फिर वो बंदा उसे वही ज्ञान देता है जो ज्ञान जियो को मिला था, प्लास्टिक सर्जरी क्राइम स्कूल वाला। लेकिन वो इसके अंदर ये भी ऐड करता है कि अगर तुम्हें इस अनफेयर वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो तुम्हें फाइट बैक करना होगा, फाइट करनी होगी। और स्मॉल लैंड अपने मन में सोचता है हाँ ये दुनिया अनफेयर तो है, और इस बात को मेरे से ज़्यादा अच्छे से कौन जान सकता है। उसे वो पल याद आता है जब वो बुली हुआ करता था, और फिर उसे वो पल भी याद आता है जो उसने ड्यूक वासु के साथ बिताए थे। और वो उस बंदे को कहता है मेरे को नहीं लगता कि तुम सही सोच रहे हो, तुम लोग शायद सही हो सकते हो लेकिन इसके अगेंस्ट में मेरे पास कोई अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है। लेकिन क्यों? मेरे को ऐसा लगता है कि ये गलत है। और फिर वो बंदा उसे कहता है क्या तुम फेयर तरीके से पैसा कमाना चाहते हो? और फिर सीन शिफ्ट होता है और जो स्मॉल डैनियल है वो अपने न्यू साथियों के साथ एक ब्रिज में आता है, और उसके साथी लोग उसे बताते हैं कि जो यहाँ पर अबंडेंट वाटर पाइप है उसके अंदर एक होबो रहता है, और जो यहाँ पर बंदा रहता है उसने कंपनी के पैसों को चुराया है एंड वो बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकता, जिस कारण उसे जो अपने सारे पैसे हैं वो बैग्स में भरे हुए हैं। और इस समय जो बंदा है वो अपने डिनर राशन के लिए जा रखा है, तो उस जगह जाओ और वो सारे पैसे ले लो और उसे कंपनी वापस कर देना, जिससे तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। और जो स्मॉल डैनियल है वो उनके बहकावे में आ जाता है, जिसके बाद वो उस पाइप में जाता है जहाँ पर काफी सारे कपड़े और बैग्स बिखरे हुए थे। जब वहाँ पर स्मॉल डैनियल बैग को ग्रैब करने वाला, तभी वही बंदा जिसने पहले स्मॉल डैनियल की हेल्प करी है वो उसके पास आता है, वो तो कॉलर पकड़ता है और कहता है अबे साले तू है कौन? और ये वही बंदा होता है जिसने पहले स्मॉल डैनियल की हेल्प करी थी, और इससे हम लोग केवल मिस्टर ही बोलने वाले हैं। और तभी उस मिस्टर के पीछे स्मॉल डैनियल का दोस्त आता है जो कि उसके सिर पर एक जोरदार किक मारता है, और स्मॉल डैनियल चिल्लाते हुए कहता है अबे तू यहाँ पर कर क्या है, जल्दी से बाहर निकलना। और फिर वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन जो बंदा था जिनके उनसे पैसे चुराए वो रुकता नहीं है, वो उनका पीछा करता है। और स्मॉल डैनियल भी उसे देखकर अपने मन में सोचता है क्या ये बंदा रियली में क्रिमिनल है? फिर हम लोग देखते हैं उसी सिटी को जहाँ पर होमलेस लोग रात को रहते हैं, और अभी स्मॉल डैनियल और जो उसके न्यू साथी है वो उस मिस्टर से बच के भाग रहे होते हैं, बिकॉज वो उसी के पैसे जो उन्होंने चुराए हैं। और जो बंदा उनका पीछा कर रहा था उसका पैर अटकता है और वो अपनी जगह से गिर जाता है, लेकिन वो फिर से खड़ा होता है और रो रहा होता है कि वो मेरे पैसे, और उसकी नाक से खून में निकल रहे होते हैं, जो चीज़ स्मॉल डैनियल देख नहीं आती। जिसके बाद वो रुक जाता है, और जो स्मॉल के साथ वाला बंदा है वो उसे कहता है भाई तू क्या कर रहा है? और स्मॉल काफी चौड़ में उसे कहता है तुम लोगों ने मेरे को धोखा दिया। फिर वो बंदा स्मॉल एलियन से उस होमलेस बंदे का बैग छीनने की कोशिश करता है, लेकिन इसी छीना झपटी में जो बैग है वो खुल जाता है, और जो उसके सारे पैसे थे वो आसमान में उड़ जाते हैं, आई मीन बिखर जाते हैं। और ये देखकर ना वहाँ पे सभी लोगों के होश उड़ चुके थे, और जो आसपास के होमलेस लोग थे वो भी उन पैसों को उठाना शुरू कर देते हैं। तो जिस बंदे के पैसे गिरे हुए होते हैं वो आसपास के लोग कहता है ये मेरे पैसे, ऐसा मत करो, इसे मत चुराओ। लेकिन जिस बंदे के साथ स्मॉल ने पंगा लिया है वो उसे काफी गुस्से से देखता है और कहता है जो तूने आज किया है ना इसके लिए मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, माफ नहीं करने वाला मैं। और स्मॉल ने समझ चुका है कि उससे गलती हो चुकी है, लेकिन जो आसपास के होमलेस लोग होते हैं वो उसे उसके पैसे देते हैं और कहते हैं मिस्टर चोई हम लोग जानते हैं ये पैसे आपके लिए कितना मायने रखते हैं, आप ये सारे पैसे एक स्पेशल दिन के लिए सेव कर रहे हो और हमारी हिम्मत तक नहीं है इन पैसों को लेने की। और अभी उसे उसके पैसे मिल जाते हैं और बंदा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं चर्च को जहाँ पर वो बंदा वो मिस्टर स्मॉल को बताता है मैं कसम खाता हूँ मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी लाइफ इस तरीके से जीऊँगा और मैं अच्छा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि जो ये दुनिया है वो भी मेरे को अच्छे से ट्रीट करे। और मैंने अपने फ्रेंड के लोन के लिए गारंटी ले रखी थी बिकॉज मैं काफ़ी सॉफ्ट था, लेकिन जो लोन शार्क्स है वो मेरे को मेरी फैमिली को हरेस करने लगे। और इसके बाद मैंने अपनी फैमिली से 10 साल तक कांटेक्ट नहीं करा बिकॉज मैं उन्हें इस झंझट में नहीं रखना चाहता था। लेकिन एक दिन मैंने अपनी बच्ची के बारे में सुना कि उसकी शादी हो चुकी है। और मैं जानता हूँ मेरे पास कोई भी राइट्स नहीं है, लेकिन एक दिन मैं उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। और जो ये सारे पैसे वो मैंने उसकी वेडिंग के दिन के लिए बचा के रखा है। और यहाँ पर ना उन्हें पैसे मिलते, रिलीफ मनी मिलती है, कुछ पैसे जिससे वो लोग अपना गुजारा या 2 वक्त की रोटी खरीद सकते हैं। और इन्हीं पैसों को बचा के ना उसने अपना बैग फुल किया है। और फिर हम लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वो मिस्टर स्मॉल को बताता है
मैं नहीं जानता कि तुम अपने घर से क्यों भागे हो, लेकिन मैंने भी ये काम किया है, तो मैं तुम्हें एक एडवाइस दे सकता हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितना दूर क्यों ना भाग जाओ, लेकिन तुम उसी जगह पे आके ख़त्म हो गए जहाँ पर मैं हूँ। हर कोई अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर भागता है, लेकिन ये कोई क्राइम नहीं है। एंड उनके पास एक पॉइंट होता है भागने का, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। और मेरा क्या है, मैं अभी काफ़ी दूर भाग चुका हूँ और मैं अब जानते नहीं कि कहाँ से मेरे को शुरू करना चाहिए, और तुम्हें वापस चले जाना चाहिए मेरे जैसा हाल होने से पहले। और फिर डैनियल ब्रिज में अकेला बैठा हुआ था और वो अपने मन में सोच रहा है कि वो ऐसे तो वापस नहीं जा सकता है। और तभी पीछे से स्मॉल डैनियल पे कोई बल्ले से अपना अटैक करता है, जिससे उसके सिर पे खून निकलता है। और ये काम होता है उन्हीं बंदों का जो कि पहले स्मॉल डैनियल को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। और अभी स्मॉल डैनियल बेहोश हो चुका है। वो अपने मन में सोचता है क्या उसे अभी यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन तभी उसकी आंखें अपनी दूसरी बॉडी में खुलती है। और अभी बंदा समझ चुका है कि जो उसकी पुरानी वाली बॉडी है वो फिक्स हो चुकी है, लेकिन उसके दिमाग में चलता है कि क्या उसे इस बॉडी का इस्तेमाल करके अपनी दूसरी बॉडी को हेल्प करना चाहिए। और वो ये सब चीज़ सोच रहा होता है, बट फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपनी इस बॉडी जो बड़ी वाली बॉडी है जिसके अंदर सब कुछ है, वो उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। तो मिस्टर है उसे भी उन गुंडों के द्वारा काफ़ी पेला गया होता है, लेकिन तभी उसके पीछे कोई कहता है अगर तुम सर्वाइव करना चाहती हो। और जब पीछे मुड़ के देखता है तो जो स्मॉल डैनियल है वो फिर से फाइट के लिए खड़ा हो चुका है। और वो कहता है मैं बस अपना पूरा ट्राई हार्ड करूंगा। कैसे जो मेरी लाइफ है वो इसी चीज़ पर डिपेंड करती है। और हमें बताया जाता है जो उसका सोच है, इट्स अनफेयर वर्ल्ड, आई जस्ट हैव टू ट्राई हार्डर। और तभी वो बंदा स्मॉल डैनियल के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारता है, और जैसे वो दूसरा मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है स्मॉल डैनियल उसके हमले को डॉज कर देता है, जो देखकर वो बंदा काफ़ी सरप्राइज। और स्मॉल डैनियल को ऐसा लगता है कि मैं इसके मूव्स को देख पा रहा हूँ, और उसके मुकाबले जो जैक है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है। और जब वो बंदा फिर से स्मॉल डैनियल पे अटैक कर रहा था तो उसे ऐसा लगता है कि वो उसके हमले को डॉज कर सकता है, बट वो डॉज नहीं कर पाता। वो हमला उसकी छाती पे लगता है। यानी तुम कह सकते हो कि इस पॉइंट पे जो उसकी बॉडी है वो उसको सही से मूव नहीं कर पाया। इसके बाद वो बंदा स्मॉल डैनियल पे लगातार पंचेज मार रहा होता है, जिससे स्मॉल डैनियल को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और तभी उस गुंडे का दोस्त एक स्मॉल डैनियल के पीछे आता है, जो कि अपने बल्ले से स्मॉल डैनियल के सिर पे बजाता है। और फिर उस गुंडे के साथ उसे कहता है भाई तू क्या कर रहा है, हमारे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जिसके बाद वो लोग उस मिस्टर के सामने आते हैं, और उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो कुछ तो सही करने आए नहीं है। वो उससे उसके छुपे हुए बैग के बारे में पूछते हैं। और अभी स्मॉल डैनियल बेहोश होता है, बट वो अपने मन में सोचता है फाइट कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ से भाग गया तो मैं उस इंसान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। और जैसे ही वो गुंडा अपने बल्ले से उस मिस्टर पे अटैक करने वाला, तभी उसके अटैक को स्मॉल डैनियल ब्लॉक करता है। एंड जो देखकर उस गुंडे का दिमाग खराब, और इसके बाद वो अपने पंचिस से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट स्मॉल डैनियल भी सेम टाइम पर उसके मुंह पे एक जोरदार ब्लो मारता है। लेकिन जो स्मॉल डैनियल का ब्लो था वो अब उसके ब्लो लगने से पहले लगा था उस पर, और ये ब्लो लगने के बाद वो हवा में उड़ जाता है। और जो उसकी जेब में स्मॉल डैनियल का फ़ोन था जो उसने चुराया था वो भी अभी गिर जाता है बाहर। जिसके बाद अब हमें पता चलता है कि जो रियल कल्प्रिट है वो है कौन। और इस पॉइंट पे स्मॉल डैनियल ने उस बंदे को हरा दिया है। फिर स्मॉल डैनियल उसकी जेब चेक करता है, जहाँ पर उसे काफ़ी सारा पैसा मिलता है जो उसने चुराया है। एंड इन पैसों के अंदर उसके 5000 बग्स भी होते हैं। और फिर होता है सीन शिफ्ट, जहाँ पर हम लोग देखते हैं स्मॉल डैनियल को, जो कि कहता है मिस्टर जल्दी आ जा तो लेट हो जाएगा। एंड यहाँ पर ना जो मिस्टर है वो सर धस के कहीं जा रहा होता है। वो कहता है मे बी ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। और हमें बताया जाता है कि जो मिस्टर है वो केवल अपने पैसों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, वो उन बैग्स को प्रोटेक्ट कर रहा था जिसके अंदर उसके सूट पड़े हुए थे, जो कि वो अपनी डॉटर की वेडिंग में पहनना चाहता था। और अभी वो स्मॉल को पूछता है क्या इतने सालों के बाद क्या मैं एक सेकंड चांस डिजर्व भी करता हूँ। और स्मॉल डैनियल उन्हें बताता है मैं अपने घर से भाग गया था बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अपनी मॉम के लिए बर्डन हूँ। मेरे को डर लग रहा था कि मैं उनके एक्सपेक्टेशन में फेल ना हो जाऊँ। मेरे को डर लग रहा था क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को मेरे लिए सेक्रीफाइस कर दिया है। मैं तुम्हारी तरह ही था और तुमने मेरे को वापस जाने को बोला, लेकिन तुम्हें भी वापस जाना चाहिए। और फिर हम लोग देखते हैं वेडिंग हॉल को, जहाँ पर बंदा लड़की वालों की तरफ से पैसे दे रहा होता है। एंड वो ना अपना नाम वगैरह कुछ नहीं लिखता क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता। उसे ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी बेटी के वेडिंग को स्पॉइल ना कर दे। और फिर हम लोग देखते हैं उस मिस्टर की बेटी को, जहाँ पर फाइनली उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। और अपनी बेटी को ऐसे देखकर ना वो काफ़ी खुश होता है कि वो अच्छे से बड़ी हुई है। एंड तभी ना उसके सामने जो लोग हैं वो रास्ता छोड़ देते हैं, और फाइनली उसकी बेटी और उसका इनकाउंटर होता है। उसकी बेटी कहती है डैड, एंड जो उसके डैड है वो भाई अपना सिर छुपा रहे होते हैं कि कोई उन्हें पहचान ना ले। और इसके बाद वो अपने डैड के पास भागती है और उन्हें गले लगा देती है और रोते हुए कहते हैं डैड आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया।
और वो बंदा भी रोने लग जाता है और लास्ट में हम लोग एक इमोशनल पैनल को देखते हैं और फिर हम लोग देखते हैं स्मॉल डैनियल को जो कि काफ़ी समय बाद अपना फ़ोन ओपन करता है जहाँ पर वो देखता है कि जो उसके दोस्त है उन्होंने क्या क्या नई नई चीज़ें डाली हुई है। बट इसी दौरान वो कुछ ऐसा देखता है जो चीज़ उसके लिए काफ़ी सरप्राइजिंग थी। वो देखता है जो लोगन ली है वो जोई को कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ चुका है। जोई ने उसके साथ एक सेल्फी लेके अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं फैशन डिपार्टमेंट को जहाँ पर लोगों ने जोई के काफी क्लोज था और वो उसे अपनी फोटो दिखाता है जो उसने उसके साथ सेल्फी ली है और जो जोई के दोस्त है वो उसी के बारे में बात कर रहे होते कि ये बंदी लोगों के साथ कर क्या रही है, ये तो डैनियल को पसंद करती थी। और ये चीज मीरा भी ऑब्जर्व करती है जिसके बाद वो जोई के पास आते हैं और कहते हैं चलो सामने बाथरूम चलते हैं या कैसा रहेगा हम लोग कैफेटेरिया चले या वॉक करें, क्योंकि उसे ना कुछ गड़बड़ लग रही होती है कि शायद जोई ये सब अपनी मर्जी से बिल्कुल भी नहीं कर रही है, उसे शायद हरेस किया जा रहा है। और फिर जोई एक स्माइल के साथ उसे कहती है अरे कोई बात नहीं मेरी चिंता मत करो। और जो मीरा है वो थोड़ा नर्वस हो जाती है, वो कहती है क्या तुम्हें यहाँ पे डराया जा रहा है। ये चीजें लोगली को पसंद नहीं आती जिसके बाद वो काफी गुस्से में मीरा की तरफ देखता है और कहता है ऐसी वैसी बातें मत करो नहीं तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। ये चीज जैक भी सुन लेता है जिसके बाद वो मीरा को बोलता है मीरा क्या तुम्हारी आंखें निकालने की बातें कर रहा है। और अभी वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और जितना उल्टा सीधा वो एक दूसरे को बोल रहे होते हैं। बट जैसे फाइट शुरू हो तभी जोई बीच में आती है जो कि लोगली का शोल्डर पकड़ता है और कहता है चलो लोगली ये सब बंद करो हम लोग कैफेटेरिया चलते हैं। और जोई के दोस्तों को भी ये चीज समझ नहीं आती कि अचानक से उसमें इतने चेंजेस कैसे आ गए, उसे क्या हो गया। और अभी लोगली और जोई एक दूसरे का टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो जोई के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जोई को केवल लड़के के लुक्स ही मैटर करते हैं। और फिर हो जाती है रात जहाँ पर जो स्मॉल क्रिस्टल है वो कहीं जा रही थी लेकिन तभी उसकी नजर लोगली और जोई पड़ती है जो ही कहीं गए हुए होते हैं। जो क्रिस्टल है वो उनका पीछा करती है और फिर वो कुछ ऐसा देखती है जो चीज उसके लिए काफी सरप्राइजिंग था। वो देखती है लोगली जोई को किस करने की कोशिश कर रहा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं स्मॉल की मॉम को जो कि एक स्माइल के साथ स्मॉल को कहती है मेरे बच्चे क्या चीज है जो कि तेरे को आज यहाँ पर ले आई, तुम किसी परेशानी में तो नहीं फंसे ना। तो स्मॉल ने जवाब देता नहीं नहीं मैं तो बस आपको मिस कर रहा था इसलिए यहाँ पर आया हूँ। तभी साइड से कोई दरवाजे की घंटी बजाता है और जो डैनियल की मॉम थी वो चले जाती है देखने के लिए कौन आ गया उनके घर में। फिर बंदा अपना फोन देखता है जहाँ पर वो नोटिस करता है कि उसे उसके दोस्तों से काफी सारी कॉल्स आई है। और फिर स्मॉल डैनियल अपने मन में सोचता है यार मैं बस यही सोच रहा हूँ कि क्या जोई को मेरा लेटर मिल गया होगा। और फिर वो डिसाइड करता है कि वो उसका इंस्टा चेक करेगा लेकिन तभी वो कुछ ऐसा देखता है जो चीज सरप्राइजिंग थी उसके लिए। वो देखता है लोगली और जोई एक दूसरे काफी क्लोज है। तो देखकर भाई के होश उड़ जाते हैं, वो अपने मन में सोचता है ये क्या चल रहा है कैसे हो क्या ये लोग एक दूसरे को डेट कर रहे लेकिन कब से कर रहे हैं। जो जोई है वो शायद खतरे में है। और फिर स्मॉल डैनियल को ऐसा लगता है कि जो उसने उसे अपने पास के बारे में बताया उसकी वजह से शायद जोई उसके पास गई है। तभी उसकी मॉम उसके पास आती है और कहते हैं डैनियल कोई बाहर तुम्हारा दोस्त आ रखा है जो कि तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और डैनियल सोचता है कौन आ गया और उससे मिलने के लिए क्रिस्टल आई हुई होती है जिसे देखकर स्मॉल डैनियल सोचता है इसने मेरे को कैसे यहाँ पर ढूंढ लिया, क्या ये काम चेयरमैन या कोजी का तो नहीं है। और क्रिस्टल उसे कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताने के लिए आई हूँ जिसके बाद उसे उसके मुंह पे एक जोरदार स्लैप पड़ता है क्रिस्टल के हाथों। और फिर हम लोग पास्ट का सीन देखते हैं जब स्मॉल क्रिस्टल जोई का पीछा कर रही थी तो वो देखती है कि जो लोगली है वो जोई से किस करने की कोशिश कर रहा है बस जोई उसके मुंह पे एक चाटा मारती है जिसके बाद लोगली उसके बाल पकड़ता है और कहता है भूलना मत ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। और जो ये सारी बातें थी वो दूर से क्रिस्टल भी सुन रही थी। फिर लोगली उसे कहता है शायद 4 डेट में किस ज़्यादा जल्दी हो जाएगी लेकिन मैं ये मेक श्योर करूंगा कि 6 डेट के अंदर तुम मेरे प्यार में पड़ जाओ नहीं तो डैनियल का गेम ओवर। क्रिस्टल स्मॉल को बताती है, वो कह रहा था वो जानता है कि तुम कहाँ पर रहते हो, तुम कह भी नहीं बस अपनी मॉम के घर में जाओगी एंड वो ये सारी तुम्हारी वजह से कर रही है जिससे तुम सेफ रहो। इधर हम लोग जोई को देखते हैं जो कि नहा रही होती है लेकिन जो भी सब उसके साथ हो रहा है अभी वो उसको लेकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती है एंड उसे फील आता है कि जब डैम बुली होता था तो उसके साथ एक्चुअली में होता क्या था बिकॉज अब वो चीज वो खुद फेस कर रही है। लेकिन ये सारी चीजें सुनने के बाद ना अपना स्मॉल डैनियल अलग ही रेज मोड में आ चुका था। और इसके बाद हम लोग लोगली को देखते हैं जो कि जोई और अपनी फोटो देख रहा था बट तभी उसकी नजर पड़ती है पिकाचू यानी स्मॉल डैनियल पर। और स्मॉल डैनियल को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि भाई ये लोगली को किसी भी वक्त फाड़ सकता है। और अभी स्मॉल डैनियल लोगली से जोई को छोड़ने को बोलता है जिसके रिजल्ट में लोगली उसके पेट पे एक जोरदार मुक्का मारता है बट उस मुक्के को अपने स्मॉल डैनियल ने डॉज कर दिया है। स्मॉल डैनियल उसे कहता है 1 शॉट 1 किल राइट, ये बात तुम हमेशा बोला करते हो
और लोगन ली भी लाइक भाई ये क्या बोल रहा है, एंड इसने मेरे अटैक को डॉज कैसे कर लिया, वो यही सोच रहा होगा अभी। और अभी स्मॉल डैन को ऐसा लगता है कि वो कर सकता है, वो लोगन ली को हरा सकता है, उसे खुद के ऊपर बस बिलीव रखना है। इसके बाद ही लोगन ली उसके मुंह पे एक जोरदार मुक्का और फिर वो उसकी कॉलर पकड़ता है और गाड़ी पे एक जोरदार स्मैश मारता है उसे, और इसके बाद वो स्मॉल डैन के मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे स्मॉल डैन की हालत खराब हो जाती है। और अब तुम लोग खुद देख सकते हो स्मॉल डैन क्या हाल हो चुका है। और इसके बाद लोगन ली उसे कहता है तुम्हें तो उस कुतिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए बिकॉज उसने मेरा राइट हैंड सील कर दिया, एंड वो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि राइट हैंड में जोई ने अपना बैंड उस पर लगा रखा है। और हमें बताया जाता है कि जो लेफ्ट हैंड है वो उसका नॉकआउट करने के लिए होता है लोगों को, और जो राइट हैंड है वो किलिंग ब्लोज के लिए होता है। तभी स्मॉल डैन के दिमाग में वो पल आता है जब लोगन ली उसे फोर्स कर रहा है फोटो खींचने के लिए। तो याद कर स्मॉल डैन फिर से खड़ा होता है और लोगन ली की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन लोगन ली अपनी नी से उसका मुंह तोड़ देता है फिर से। और अभी उसके दिमाग में वो पल आते हैं जब उसके दोस्त उसके लिए सैक्रिफाइसेस कर रहा है, जो याद कर वो फिर से खड़ा होता है। और जैसे वो उस पर जंप ब्लो मारने वाला तभी लोगन ली उसके अटैक लगने से पहले अपना अटैक उसके मुंह पे लॉन्च कर देता है, अपना मतलब मुक्का लॉन्च कर देता है। और स्मॉल डैन बार बार ट्राई कर रहा था, लेकिन एंड में उसके साथ क्या होता है वो तुम खुद देख सकते हो। और इतना मार खाने के बावजूद भी स्मॉल डैन फिर से खड़ा होता है और काफी गुस्से में उसे कहता है अपना राइट हैंड बाहर निकाल। और लोगन ली भी काफी चौड़ में अगर तुमने मेरे को मेरा राइट हैंड यूज करवा दिया तो मैं जोई को जाने दूंगा। जिसके बाद ही उसे स्मॉल डैन के थ्रू एक जोरदार मुक्का पड़ता है और कहता है वो क्या तुम जोई को जाने दोगे, तुम वादा करते हो। और जो मुक्का स्मॉल डैन लोगन ली मारा था वो उसको पड़ा नहीं था बिकॉज उसके लगने से पहले लोगन ली ने उसके अटैक को अपने हाथों से रोक दिया था। बट अगले पल उस पे एक और मुक्का आता है जिससे उसकी नाक टूट जाती है। और फिर जो उसने जैक को देखकर चीज सीखी है वो उसका इस्तेमाल करता है, वो बॉक्सिंग पोजीशन बनाता है और जैसे ही वो लोगन ली पे अटैक करे लोगन ली उसके मुंह पे मुक्का मारता है और फिर वो उसके पेट पर मुक्का मारता है। और स्मॉल डैन समझ चुका है मैं वीक हूँ, जो मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ स्किल वो सभी एम्बैरेसिंग है। आई नो मैं अगली हूँ, आई नो मैं फैट हूँ, आई नो कि मैं पुअर हूँ, और इसलिए मेरे को ऐसा लगता था कि मैं बेटर चीज डिजर्व नहीं करता। एंड वो लोग भी उनकी बुलिंग को जस्टिफाई नहीं करते और मैं ही नहीं हूँ जो गलत था। इसके बाद लोगन ली फिनिशिंग मूव का इस्तेमाल करता है बट स्मॉल डैन नीचे झुक के उसके अटैक को डॉज करता है और अपने जैक की टेक्निक को कॉपी करके उसके मुंह पे पंच मारता है एंड देन अपनी एल्बो से उसका जबड़ा तोड़ देता है। और जो लोगन ली है उसने उसके मुंह पे एक जोरदार पंच बजा तो दिया है, लेकिन यहाँ पर उसने अपने राइट हैंड का इस्तेमाल किया है जहाँ पर जोई ने उसे बैंडेज चिपकाया था और जो जोई का बैंडेज है वो भी निकल जाता है। और इसके बाद हमें वो मोमेंट दिखाए जाते हैं जहाँ पर बंदा अपने इनर माइंड के अंदर अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, उनके साथ फोटो खिंचा रहा होता है। बट इसके बाद अपने बिग डैनियल की आंखें खुल जाती है और अभी बंदे को याद आता है वो तो शायद लोगन ली से फाइट कर रहा था एंड शायद हो सकता है इतना ज्यादा मार खाने के बाद वो बेहोश हो गया हो। और अब बिग डैनियल उस जगह भागता है जिस जगह उसकी बड़ी बॉडी आई मीन स्मॉल बॉडी है। और अभी लोगन ली ने स्मॉल डैनियल गेम बजा डाला है और जैसे ही वो एक और मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है उससे पहले बिग डैनियल उसका हाथ पकड़ता है और उसे ये करने से रोक देता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिग डैनियल काफी गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था और तभी लोगन ली को उसे देखकर याद आता है ये तो पहले वाले बंदा है जिसे उसने पहले झुका दिया था। और फिर वो काफी गुस्से में बिग डैनियल को कहता है तू क्या बोल रहा है, पैसे दे, किसे बोला तू। और फिर बिग डैनियल अपनी स्मॉल बॉडी को उठाता है और लोगन ली को काफी चौड़ में कहता है अभी मैं तेरे को जाने दे रहा हूँ बिकॉज मेरे को अपनी बॉडी की हेल्प करनी है। और अभी लोगन ली काफी गुस्से में आ जाता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता बिकॉज इस फाइट में वो काफी थक चुका है। और अभी स्मॉल डैनियल को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया और जो नर्स है वो उसे बताती है तुम्हारा दोस्त सही है लेकिन उसने केवल अपनी कॉन्शियसनेस खोई है कुछ समय के लिए। और फिर वो थोड़ा चौंकते हुए बिग डैनियल को कहती है लेकिन क्या तुम ठीक हो, क्योंकि तुम 2 हफ्तों से अनकॉन्शियस थे। तो बिग डैनियल स्माइल के साथ बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर वो नर्स बिग डैनियल को कहते हैं तुम्हें ऑल्सो अपने दोस्त का भी शुक्रिया करना चाहिए जो सारी रात तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और फिर बिग सोचता है कौन दोस्त मेरा इंतजार कर रहा था, क्या जोई तो नहीं। और वो नर्स उसे कहती है तुम्हारे दोस्त ने सही से खाना तक नहीं खाया और वो रिसर्च कर रहा था कि कैसे वो तुम्हारी हेल्प करे। और अभी उस जगह एक बंदा तो आया जिसके हाथों से बिग डैनियल को देखकर बुक्स गिर चुकी है सारी। और यहाँ पर बात हो रही होती है जय की और उसे देखकर बिग डैनियल कहता है मैं वापस आ चुका हूँ जय। और जय काफी इमोशनल, वो अपने आंखों से आंसू छुपा रहा होता है लेकिन छुपा नहीं पाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं जोई को जो कि स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही होती है और तभी उसे साइड से किसी का कॉल आता है लेकिन उसे ऐसा लगता है कि शायद एक कॉल लोगन ली का है जिस कारण वो उस कॉल को उठाती नहीं है। जैसे वो अपने घर का दरवाजा खोलते वो काफी सरप्राइज बिकॉज उसके सामने स्मॉल डैनियल होता है जिसके मुंह का बुरा हाल हो रखा है और वो उसे कहता है जोई
तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? और फिर जोई काफी डर जाते हो, चिल्लाते हुए कहते तुम यहाँ पर क्यों आए? वो यहीं आसपास हो, तुम्हें जल्दी छुप जाना चाहिए। और स्मॉल डैन से कहता है डोंट वरी जोई, अब तुम फाइनली मेरे को देख सकती हो। अब ये सब खत्म होता है। फिर हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब जोई के साथ लोगन ली था। तो जोई काफी परेशान, वो बाथरूम में फूट फूट के रो रही थी और इस चीज को ना दूर से क्रिस्टल भी देख रही होती है, आई मीन सुन रही होती है। और क्रिस्टल समझ चुकी है कि जोई डैनियल को पसंद करती है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी वो क्रिस्टल की हेल्प करती है, जो देखने के बाद वो भी अंदर से टूट जाती है, क्योंकि वो भी अपने स्मॉल डैनियल को खोना नहीं चाहती, किसी को देना नहीं चाहती है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं उन बंदों को जिनको कुछ समय पहले स्मॉल डैनियल पेला था और अभी उन्होंने उस प्रीस्ट को मार मूर के उसके सारे पैसे चुरा लिया और अब वो जा रहे होते हैं हॉस्टल। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं जोहान को, जहाँ पर उसका प्लान होता है जे हाई पे हल्ला बोलने का। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं जे हाई को, जहाँ पर बिग डैनियल की एंट्री होती है और जो सभी लड़कियां है ना वो उसे ही देख रही होती है, उसी की बातें कर रही होती है। और वो ये भी कहती है कि अचानक से जो बिग डैनियल है वो पहले से ज्यादा हॉट हो चुका है। फिर सभी लड़कियां उसके पास आती है, उससे चिपकने लग जाती है, लेकिन तभी बीच में जय आता है जो कि बिग डैनियल की हेल्प करता है। और यहाँ पर ऐसा लगता है ना कि इनका प्यार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बट जो वहाँ पे लड़कियां है वो जय को भी घेर लेती है, बिकॉज वो भी काफी हैंडसम होता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं जय और बिग डैनियल को, जो कि बड़ नकल के बंदों के कंधों में बैठे हुए होते हैं। और यहाँ पर वो लोग अपना सीक्रेट मूव, जिसका नाम होता है इनविंसिबल कैरेट, उसका यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर ये लोग इसका यूज अपने स्पेशल लोग प्रोटेक्ट करने के लिए करा करते हैं। और वासु भी कहता है भाई मैं खुश हूँ, तो उठ गया, तो स्काई स्कैपर से गिरा था लेकिन तूने सर्वाइव कर लिया। जैसे बंदा फैशन डिपार्टमेंट के पास पहुंचता है वो गेट खोलता है, जहाँ पर सभी लोग उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, बिकॉज बंदा पहले से कई ज्यादा हैंडसम हो चुका है। और अभी सभी लोग उसे गले लगा देते हैं। अभी बिग डैनियल जियो की सीट की तरफ देखता है और वो जानता है कि जो जियो है वो अभी जुवेनाइल प्रिजन में, और उसके दिमाग में ये सवाल आता है क्या वो कभी लाइफ में जियो से मिल पाएगा भी। और तभी लोगली जो काफी क्लोज आता है और कहता है गुड मॉर्निंग, चलो आज क्या होकर चलते हैं हम लोग। और वैसे भी मेरे पास 5 डेज बची हुई है। और लोगली अपने मन में सोचता है वैसे मैंने अपना राइट हैंड यूज कर लिया था बट किसी में वो देखा नहीं, तो मैं अभी जोई के साथ डेट पे जा सकता हूँ। तो जोई अपने मन में सोचती है मैं नहीं जानती पिगी ने ऐसा क्यों कहा कि सब चीज ठीक है, लेकिन ये कमीना कभी नहीं रुकने वाला। वैसे मेरा 5 डेट बची हुई है, इनको पूरा करने के बाद मैं उसे बचा दूंगी। लेकिन तभी लोगली के सामने जैक और वास्को आते हैं, जो कि काफी गुस्से में लोगों को कहते हैं जोई क्या तुम परेशानी में हो। और जोई फेक स्माइल दे के कहते हैं नहीं नहीं गाइस मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। जैक और वास्को से कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, ये चीज साफ साफ तुम्हारे चेहरे पे लिखी हुई है। और जो लोगल है वो भी काफी गुस्से में उन्हें कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या तुम लोग किसी भी टाइम पेल सकते हो, जिसके बाद वो अपनी सर उतारता है। जैक वास्को भी इस फाइट से रेडी हो जाता है। जैक कहता है वास्को इस फाइट से दूर रहिए, मेरी लड़ाई है, लेकिन वास्को कहता है नहीं मैं इसे पनिश करूंगा। लेकिन फाइट शुरू होने से पहले लोगली के पास बिग डैनियल आता है, जो कि उसे कहता है तुमने अपना राइट हैंड इस्तेमाल करा था। और ये सुनकर लोगली के होश उड़ जाते हैं। और फिर बिग डैनियल जोई के पास आता है और उसे कहता है जोई क्या तुम ठीक हो, चिंता मत करो। और लोगली को ऐसा लगता है क्या ये काम पिकाचू का तो नहीं, क्या पिकाचू ने इसे मेरे राइट हैंड के बारे में बता तो नहीं दिया। और भाई का मानना ये होता है कि जो इंसान अपने प्रोमिस को नहीं निभा सकता वो मर्द कहने के लायक नहीं है। एंड अगर ये बात जोई को पता चल जाएगी तो वो उसे मर्द में काउंट नहीं करेगी। इसके बाद वो काफी गुस्से में स्टूल उठाता है और साइड की खिड़की पे दे मारता है और काफी गुस्से में कहता है तुम कुछ नहीं बस एक कुतिया हो, और मैं तो तुम्हारे पीछे इसलिए घूम रहा था क्योंकि मैं बोर हो रहा था और तुम्हारे पास तो ये है ना। और उसकी बातें सुनने के बाद वास्को और जैक भी सोचने लग जाते हैं कि इसे अचानक से हो क्या गया है। एंड देन फिर वहाँ से चले जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं मैरी किम को, जो कि वोकल एंड डांस डिपार्टमेंट से होती है। और वो विंजन को बताती है मैंने सुना है जो डैनियल पार्क फैशन डिपार्टमेंट का है ना वो उठ गया है। और विंजन बोलता है वैसे उससे किसको फर्क पड़ता है, मैं तो उससे ज्यादा हॉटर हूँ। और वो यहाँ पे टेडी बियर निकालने वाला गेम खेल रहा होता है। लेकिन तभी उसके पीछे गॉड डॉग के मेंबर्स आते हैं, जो कि कहता है तुमने कहा डैनियल पार्क क्या तुम भी जे हाई से हो, क्या तुम उनके दोस्त हो, और अगर तुम उनके दोस्त हो तो शायद तुम बर्नकल को भी जानते होगे। और ये ना गॉडो का मेंबर होता है जिसका नाम होता है इवान पार्क, जिसको हम लोग केवल इवान बोलने वाले हैं। और उनकी बातें सुनकर विजन थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है क्या बोलो तुमने दोस्त, मैं उन बदसूरतों को दोस्त नहीं हूँ, लेकिन तुम भी काफी बदसूरत हो। और यहाँ पर वो उसके क्लोज आके बोल रहा होता है ये बात। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं क्रिस्टल को, जिसके हाथों में ये ना होती है और उसके सामने होता है डीजी, जिसके सामने अभी काफी सारे गॉड डॉग के मेंबर्स होते हैं जिन्होंने उसे घेर लिया है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बॉक्सिंग रिंग को, जहाँ पर
एक बंदा जैक को देखकर स्माइल दे रहा होता है, लेकिन इससे जैक को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और लोगन के सामने भी ना अभी एक गॉड डॉग का मेंबर होता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं गॉड डॉग के मेंबर्स को जो कि जे हाई के स्टूडेंट को घेरे हुए हैं और वो उनसे बर्ड नकल के बारे में पूछ रहे होते हैं जो कि उनके बारे में कुछ नहीं जानते। और फिर एक गॉड डॉग का मेंबर एक लड़के पे एक्स का साइन बना देता है जिससे वो अगर दोबारा पकड़े जाते तो उन्हें पता हो कि इससे उन्होंने पूछताछ कर लिया। और जब वो लड़की की बारी आती है वहाँ पर वो लड़का उन्हें ये सब करने से रोक रहा होता है। तभी उस जगह एक बर्ड नकल का बंदा आता है जो कि चिल्लाते हुए गॉडो के मेंबर्स को बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिन दहाड़े ये कांड करने की। और ये बंदा ना बर्ड नकल के 7 एल्डर्स में से एक होता है जिसका नाम होता है डैमो। दूसरी तरफ हम लोग विंजिन और इवान को देखते हैं जो कि एक दूसरे काफी क्लोज थे। और इवान विंजिन को कहता है, रियली क्या तुम्हें बसुआ लोगों से नफरत है? वेल मेरे को भी हैंडसम लोगों से नफरत है। जो सुनकर विंजिन काफी शर्मा जाता है और मैरी किम के पास जाता है और बोलता है, देख देख यहाँ पर तो मेरे को ये हैंडसम बुला रहा है। और मैरी किम थोड़ा सीरियस वे में कहते हैं, क्या तू अब खुश है? और फिर इवान खड़ा होता है और काफी चौड़ में विंजिन को कहता है, मेरे को ऐसा लगता है मेरे को तेरा गेम बजाना पड़ेगा बिकॉज तू काफी बदसूरत है। जिसके अगले पैनल में विंजिन उसे उठाता है और जमीन पे पटक देता है, लेकिन तभी भाई शॉक्ड हो जाता है बिकॉज वो उसे जमीन पे पटक ही नहीं पाया है। और फिर हमें नैरेटर थ्रू बताया जाता है बंदे ने अपनी कलाइयों का पावर का इस्तेमाल करके मिड एयर में ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर लिया। और अब वो सीरियस वे में विंजिन को कहता है, सो यहाँ पर तुम जूडो का इस्तेमाल कर रहे हो? फिर इवान विंजिन के दोनों पैरों को पकड़ता है, उसे उठाता है और एक मशीन के ऊपर स्मैश दे मारता है उसे। विंजिन अब एक गुड्डो के ऊपर गिरा होता है और काफी गुस्से में कहता है, डैम इट मैं इसे देख नहीं पा रहा बिकॉज काफी डार्क है। और जो उसने चश्मा पहना हुआ है ना ये सब उसकी वजह से होता है बिकॉज उसकी वजह से उसे देख नहीं पा रहा। मैरी किम को भी एक गॉड डॉग के मेंबर ने पकड़ लिया है और वो चिल्लाते हुए कहती है, विंजिन मेरे को जाने दो, मेरे को बचाओ। लेकिन विंजिन काफी चौड़ में कहता है, अरे ओवर एक्टिंग करना बंद करो, क्या तुम्हें मेरे भरोसा नहीं है? और अब बंदा फिर से खड़ा होता है। विंजिन सीरियस वे में उन्हें कहता है, क्या तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ और जूनियर हाई में मैं कैसा था? दूसरी तरफ हम लोग डायमंड को देखते हैं जो कि उन गॉड डॉग के मेंबर से हार चुका है और वो लोग उसे कहते हैं, वासु कहाँ पर है, जल्दी से अपने साथियों को कॉल कर। और डायमंड उसे कहता है, एक ब्लेड कभी भी खुद को नहीं काटती, वो दूसरों को काटने के लिए होती है। फिर वो लोग उसके ऊपर उसका गुड्डा फेंकते हैं एंड वो धाराशायी। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं मैरी किम को जो काफी शॉक्ड होती है बिकॉज वो देखती है विंजिन अभी काफी ज्यादा इंजर होता है। और अभी विंजिन को ऐसा लग रहा होता है कि अगर वो मिडिल स्कूल में होता ना तो जितने भी उसके सामने लोग हैं वो उन सभी का गेम बजा डालता, कोई भी उस पर इतना डोमिनेट नहीं कर पाता। हमें बताया जाता है कि जो विंजिन है वो यहाँ पर एक सिंगर बनने के लिए आया था बिकॉज उसे ऐसा लगता था कि अगर वो यहाँ पर रहेगा तो जो उसकी लाइफ है वो काफी इजी हो जाएगी। और फिर इवान बोलता है, चलो मैं अब क्यूरियस हूँ, मेरे को देखना है इसके चश्मे के पीछे एक्चुअली में है क्या। और फिर गॉड डॉग के मेंबर्स विंजिन को पकड़ता है और जो इवान है वो टेडी बियर निकालने वाली मशीन के अंदर सिक्का डालता है और उस मशीन का इस्तेमाल करके विंजिन के चश्मों को निकाल रहा होता है। वो मशीन विंजिन के चश्मों के काफी पास पहुंच चुकी है और जैसे वो चश्मा निकालता है विंजिन काफी जोर से चिल्लाता है, लेकिन अगले पल वहां पे लाइट ही चले जाती है। और ये काम होता है मैरी किम का जिसने सर्किट ब्रेकर को ब्रोक कर दिया और वो चिल्लाते हुए विंजिन को कहती है, इनसे फाइट करो। और फिर एक गॉड डॉग का मेंबर हवा में उड़ता है जो देखकर इवान काफी सरप्राइज। और फिर विंजिन इवान की तरफ चलता है और कहता है, क्या बस इतना ही अंधेरा है? इन 2 सालों से जो मेरी दुनिया है वो काफी ज्यादा डार्कर है। और फिर वो उस पल को याद करता है जब काफी सारे लोगों ने उसे पीटा है, लेकिन 2 सालों में पहली बार अब वो सब कुछ देख पा रहा है एंड अब वो बिना किसी बंदिशों के इवान से फाइट करेगा। वो उसे कहता है, गॉड डॉग बर्ड नकल्स अगर ये मिडिल स्कूल में होते तो ये मेरे सामने कुछ भी नहीं होते। अभी ना तुम लोग कह सकते हो। विंजिन काफी ज्यादा बैरेस लग रहा होता है, देखकर ऐसा लग रहा है कि उसने न्यू पावर्स को अनलॉक कर दिया है। इवान उसे कहता है, वाओ भाई तो काफी कूल है, लाइक ककाशी। और फिर इवान वही सेम टेक्निक जो उसने पहले किया था, वो उसके दोनों पैरों को पकड़ता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो ये करने फेल हो जाता है बिकॉज विंजिन उसे काफी इजीली रोक चुका है। फिर विंजिन उसे कहता है, ये बैड टैकल नहीं है एक रेसलर के लिए, जिसके बाद वो उसे कॉलर पकड़ता है और जमीन पे पटकने की कोशिश करता है, बट बंदा स्पिन करता है जिससे वो उसके अटैक को डॉज कर पाए, लेकिन वो उसका गला पकड़ता है और उसे सीधा जमीन पे स्मैश दे मारता है। लेकिन इवान फिर से खड़ा होता है और काफी गुस्से में विंजिन को कहता है, तुमने कहा कि तुम रेसलर को हरा सकते हो,
लेकिन तुम भूल गए कुछ समय पहले मैं तुम्हें फेला था। और जूडो कभी भी रेसलिंग को नहीं हरा सकता। और क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों है? और वो ना अभी अपने कपड़े भी निकाल रहा होता है और वो ये मेंशन करता है जूडो में तुम्हें सामने वाले का कॉलर ग्रैब करना पड़ता है, लेकिन रेसलिंग में तुम्हें कुछ भी ग्रैब नहीं करना पड़ता। और उसे देखकर विजन एक स्माइल देता है एंड देन सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं जेस और उसके साथियों को, जो कि डायमंड की हालत देखने के बाद ना काफी सरप्राइज होते हैं। तभी उनके पीछे गॉड डॉग के काफी सारे मेंबर्स आ जाते हैं और डायमंड को वहां पे रखना ना ये केवल गॉड डॉग के मेंबर्स की एक चाल होती है। और गॉड डॉग के मेंबर्स उन्हें कहते हैं यहाँ पर तो सभी बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वासु कहाँ पर है? और ये बंदा ना गॉड डॉग का स्ट्रेटजिस्ट होता है जिसका नाम मार्क एस है, जिसको हम लोग मार्क ही केल कहने वाले हैं। अभी गॉड डॉग और बर्ड नकल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, लेकिन जो इनके बीच फाइट होने वाली है वो हमें अभी तक नहीं दिखाई दी है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं लोगन ली को, जो कि कैरो के भी गाना गा रहा होता है और अभी वो अपने डिपार्टमेंट के लोगों को गाना सुना रहा होता है जो उन्हें काफी पसंद आता है। उन्हें ऐसा लगता है उनके सामने जियान गाना गा रहा है। बस तभी लोगन ली की नज़र एक बंदे की तकिया पे पड़ती है और उसे ऐसा फील आता है ये तो जोई है। और फिर वो उस तकिया के ऊपर जोरदार स्मैश मारता है और अपने मन में सोचता है तुम मेरे सवालों को जवाब क्यों नहीं दे रही, कुछ तो बोलो। फिर लोगन ली तकिए को बाहर ले जा रहा होता है एंड भाई का तकिए के ऊपर तो कुछ करने का प्लान नहीं है ना। एंड देन उसके सामने एक गॉड डॉग का मेंबर आता है जो कि काफी सीरियस वे में उसकी तरफ देख रहा होता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लोगन ली के डिपार्टमेंट लोगों को, जहाँ पर वो लोगन ली का वेट कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं उससे इतना टाइम कैसे लग गया, अभी तो 47 सॉन्ग्स बचे हुए हैं। लेकिन तभी उनके पास लोगन ली गिरता है और ये काम होता है वहां पर गॉड डॉग के एक मेंबर का, जो कि उनकी तरफ आगे बढ़ता है। और अभी लोगन ली का क्या हाल हो चुका है वो तुम स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं वास्को के फ़ोन को, जिसको जेस कॉल कर रहा होता है, लेकिन अभी वास्को कहीं बिजी होता है जिस कारण वो जेस के कॉल को नहीं उठा पाता। और जेस के फ़ोन से गॉड डॉग का मेंबर वास्को कॉल कर रहा है और वो कहता है वो हमारा कॉल क्यों नहीं उठा रहा, उसने तो आज ये पार्टी मिस कर दी। और यहाँ पर उसने बर्ड नकल के बंदों को पेल डाला है। और मार्क जेस को बोलता है तुम्हारी हमारा कॉल क्यों नहीं उठा रहा, पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कि तुम्हारी टीम में सभी लोग मॉन्स्टर्स होंगे, बट वहाँ को छोड़कर सभी लोग तो बेकार है। और जैसे ही वहाँ पर बर्ड नकल का एक बंदा खड़ा होता है वैसे ही मार्क उन्हें मुक्का मारने की कोशिश करता है, बट जेस उसके मुक्के को रोक देता है और कहता है हम लोग विदाउट रीज़न फाइट नहीं करते। और वास को डिसाइड करता है कि हम लोग फाइट करेंगे या नहीं। और ये सुनने के बाद वो लोग उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और फिर वो लोग उन्हें और पेलते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लोगन ली को, जो कि काफ़ी घायल होता है और हमें बताया जाता है कि लोगन ली पहले एक प्रेडेटर था, उसकी तारीफें करी जाती है जो कि फूड चेन में सबसे ज़्यादा ऊपर है। वो एक लार्जेस्ट बीस्ट है सभी जानवरों में से, जब तक उसके सामने एलिफेंट नहीं आया था, जब तक वो एलिफेंट से नहीं मिला था। और अभी गॉड डॉग के मेंबर ने लोगन ली को एक बच्चे की तरह पकड़ लिया, जैसा एक माँ अपने न्यूबॉर्न बेबी को पकड़ती है। और इसके बाद वो लोगन ली को उठा के जमीन पे स्मैश मारता है, जो देखकर लोगन ली के डिपार्टमेंट लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। और गॉड डॉग का मेंबर लोगन ली को कहता है मेरे को ऐसा लगता है ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम होगा जब किसी तुम्हें ऐसे ग्राउंड में पटका है, एंड ये तुम्हारे छोटे छोटे हाथों में किसने बैंडेज लगा रखा है, क्या ये काम तुम्हारी मम्मी का है? और अभी वहाँ पर लोग लोगन ली और जो एनिमेशन डिपार्टमेंट है उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। और जैसे गॉड डॉग का मेंबर उसके तकिया पे पैर रखने वाला था, वैसे लोगन ली ये करने से उसे रोक देता है अपने हाथों को इससे दूर कर। लेकिन उसकी बात सुनकर वो बंदा कहाँ चुप बैठने वाला था। वो कहता है क्या ये तुम्हारे बंदे, तुम कितने रोमांटिक हो, तुम्हारा हार्ट इंजर्ड हो चुका है लेकिन फिर भी तुम इसके फेस को डिफेंड कर रहे हो। लेकिन फिर वो बंदा उसके बैंडेज को किक मारता है, जो देखने के बाद लोगन ली के होश उड़ गए थे और जो उसने मीरा के साथ सभी पल बिताए थे ना वो भी उसके चकनाचूर हो जाता है। और इस सदमे को ना लोगन ली बर्दाश्त नहीं कर पाता, भाई की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। और अभी जो गॉड डॉग का मेंबर है वो अपने साथियों को कहता है जल्दी से यहाँ चीज़ों को समेटो, हमें बर्ड नकल को भी ढूंढना है। बट जो लोगन ली था वो अपनी शर्ट को उसकी तरफ फेंकता है एंड काफ़ी भयानक वे, जैसे एक डायनासोर एलिफेंट की तरफ देखता है वैसे लोगन ली की नज़र भी उसकी तरफ होती है। और तुम लोग कह सकते हो लोगन ली इस पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा रेज मोड में आ चुका है। और लोगन ली ये भी कहता है मेरे एनिमेशन डिपार्टमेंट की डिसरिस्पेक्ट कभी मत करना। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम लोग देखते हैं एक गैस स्टेशन के मालिक को, जहाँ पर वो उनको बताता है जो लोग हैं वो मिनिमम वेजेस की बात करते हैं हर समय, लेकिन
हम लोग काफी बेटर पे करते हैं एक इशू बनने से पहले, बट तुम यहाँ से बाहर निकलती हो। जो सुनकर लियोन भी लाइक अबे ये क्या बोल रहा है। और फिर वो ओनर लियोन को कहता है देखो कितने सारे कस्टमर्स बाहर है, और कस्टमर तभी बाहर आएंगे जब पार्ट टाइमर हॉट हो, काफी सुंदर दिखते हो। और अभी वहाँ पे लियोन ने एक्चुअली में लड़कियों वाली ड्रेस पहन ली है जिसमें वो काफी हॉट लग रही होती है। और जैसे वो बाहर जाती है वहाँ पे लोग उससे फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, बट जो रीजन है उसका यहाँ पर ज्वाइन होने का वो होता है वास्को भाई। और जैसे ही वास्को लियोन की तरफ देखता है लियोन शर्मा जाती है और वहां से भागते हुए अपने मन में सोचती है वो मेरे को ही देख रहे हैं, कितना एम्बैरेसिंग है। दूसरी तरफ हम लोग लोगन ली को देखते हैं जो कि फिर से सामने वाले बंदे से फाइट करने के लिए खड़ा होता है और अभी वो एनिमेशन डिपार्टमेंट के होनर को डिफेंड कर रहा है। और अब हमें बताया जाता है जो होप पार्क और इवान पार्क है वो दोनों भाई है, और यहाँ पर ना हम लोग होप पार्क को केवल होप बोलने वाले हैं। और जो इवान पार्क है वो रेसलिंग करता है, और जब उसका जन्म हुआ था तो उस वक्त वो एक सुपर बेबी था जिसका वेट 5.1 kg था। और दूसरी तरफ जो इवान पार्क था जब वो बेबी था तो उस वक्त उसका वेट 9.2 kg था, और उसने कोई स्पोर्ट भी नहीं सीखा बिकॉज उसे किसी की जरूरत ही नहीं थी। जो उसके पास पावर है वो इनफ है दूसरे लोगों को हराने के लिए। और हमें यही बताया जाता है कोई भी बीस्ट वर्कआउट नहीं करता, जो रियल डील है वो बॉर्न ही स्ट्रॉन्ग होता है। और अभी होप को ऐसा लग रहा होता है क्या मुझ जैसे मॉन्स्टर को इससे डर लग रहा है। फिर लोगन ली होप की तरफ आगे बढ़ता है, उसका पैर पकड़ता है और उसे जमीन पे गिरा देता है, जो देखकर एनिमेशन डिपार्टमेंट के लोग सरप्राइज होते हैं बिकॉज यहाँ पर लोगन ली जुजित्सु का इस्तेमाल कर रहा है। होप को ऐसा लगता है कि वो इसे उठा के पटक देगा, लेकिन तभी लोगन ली उस पर एंकल लॉक लगाता है जिसके बाद होप कुछ नहीं कर पाता। और होप को ऐसा लगता है कि अगर वो खड़ा हो जाएगा तो जो लोगन ली का एंकल लॉक है वो उस पर काम नहीं करेगा, लेकिन वो खड़ा होने की कोशिश तो करता है, बट उससे पहले लोगन ली उस पर एक और लॉक लगा देता है जहां पर उसने उसे झुका दिया है, और ये तुम खुद देख सकते हो। और इस पॉइंट पे होप काफी स्ट्रगल कर रहा होता है, उसे ऐसा फील आता है कि एक एलिफेंट को एक सांप ने जकड़ लिया है, एंड वैसे लोगन ली ने होप को जकड़ा हुआ है। और अभी होप समझ चुका है जो उसकी पावर है वो उसके हंटिंग टेक्निक के मुकाबले कुछ भी नहीं है। और फिर हम लोग देखते हैं लोगन ली ने अभी उसे नॉकडाउन कर दिया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं ऑयल स्टेशन को जहाँ पर कुछ गाड़ियाँ उनके पास आई हुई है, जिन्हें देखकर जो वहाँ पे दूसरे लोग थे वो काफ़ी सरप्राइज थे। लेकिन वहाँ पे जो लोग आए हुए वो वास्को को कहते हैं तुम किसका इंतजार कर रहे हो, इनको जल्दी दो। और उस जगह गॉड डॉग के मेंबर्स आए हुए होते हैं, और उधर जिन जैंग भी होता है जिसको हम लोग केवल जैंग बोलने वाले हैं, जिसका पहले वास्को ने काफी बुरा हाल किया था। और वास्को फिर काफी चौड़ मुंह कहता है अगर तुम्हें अपनी कार धुलवानी तो लाइन पे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी कार धो दूंगा। लेकिन सरप्राइजिंग चीज ये होती है कि उस जगह खुद जोहान भी आया हुआ होता है वास्को से मिलने के लिए, और वो कहता है वास्को। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं इवान को जो कि विन जिन से फाइट करने को रेडी हो रखा होता है, एंड अभी भाई को ऐसा लग रहा होता है कि जो रेसलिंग है उसकी वो काफी सुपीरियर है, एंड कोई भी जूडो वगैरह उसे हरा नहीं सकता है। और भाई को ऐसा लगता है कि वो एक स्ट्रीट फाइटर है जहाँ पर कोई भी उसको टैकल नहीं कर सकता, एंड यहाँ पर ना उसने काफी सारे लोगों को हरा रखा है। बट अभी सिनेरियो अलग होता है, उसके सामने वीजिन है जहाँ पर वो उसे जमीन पे स्मैश मारता है, जिसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है वो तुम खुद देख सकते हो। और इवान वीजिन को देखकर अपने मन में सोचता है ये बंदा है कौन, और वो उसे बार बार टैकल करने की कोशिश करता है, लेकिन विजिन काफी इजीली उसके टैकल डॉज करता है और कहता है क्या तुम सभी रेसलर केवल टैकल ही कर सकते हो। फिर विजिन उसका शोल्डर पकड़ता है, और जैसे वो फिर से उसे दीवार पर स्मैश मारने वाला था उससे पहले ही वो अपने दोनों पैरों से उसकी बॉडी को ग्रैब करता है और जमीन में पटक देता है, और यहाँ पर वो सीजर टेकडाउन का इस्तेमाल करता है, आई मीन सीजर टेक्निक का। और अभी इवान ने विजिन को पकड़ तो लिया है, लेकिन विजिन एक स्माइल के साथ बोलता है तुम अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहे हो, और तुम कैसे खुद को एक प्रो रेसलर बुला सकते हो, क्या तुमने रेसलिंग से गिव अप कर लिया है। बिकॉज अभी जिस तकनीक का उसने इस्तेमाल करा है वो रेसलिंग की दुनिया में फाउल होता है। जो सुनकर इवान का दिमाग खराब, और वो विजिन जमीन में पटकने वाला होता है, बट मिड एयर में ही वो उससे उसका टैकल छुड़ाता है और उसके सामने आ जाता है, जो देखकर इवान भाई काफी सरप्राइज था। और जैसे पहले इवान ने उसे दोनों पैरों से पकड़ा था, वैसे जूडो में एक टेक्निक होती है जिसका इस्तेमाल करके उसे जकड़ लेता है, और इस टेक्निक का नाम होता है कहानी बसामी, जो कि जूडो से स्टार्ट हुई थी, लेकिन ड्यू टू द इंजरीज और फ्रैक्चर्स इस टेक्निक को करेंटली बैन कर दिया गया जूडो की दुनिया से। लेकिन जब इवान विजिन की आंखें देखता है तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है, और इसके बाद वो हो जाता है बेहोश, जहाँ पर उसके सारे लोग आते हैं और इवान को होश मिलाते हो, कहते भाई भाई उठ जाओ,
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं उस ऑयल स्टेशन जहाँ पे वास्को और उसकी बंदी काम करा करती है। और जो उसकी बंदी थी वो काफ़ी सरप्राइज थी, बिकॉज वो देखते जो जोहान है वो वास्को पे अटैक्स करा जा रहा है, लेकिन जो वास्को केवल उसकी अटैक डॉज कर रहा है। जिसके बाद अब जोहान एक स्ट्राइक में वास्को का गार्ड ओपन करता है, जिसके रिजल्ट में वास्को जैसे उस पर किक मारने वाला था, इसको देखकर जोहान स्माइल करता है और उसके मुंह पे एक पंच मारता है। और अभी जोहान काफ़ी सीरियस वे में वास्को कहता है, ओए तू क्या कर रहा है, मेरे को ऐसा लगा शायद तुम मुझसे फाइट करने वाले, लेकिन तूने आधे रास्ते में अपनी किक क्यों रोक दी। और यहाँ पर ना वास्को ने भाई अपने अटैक को रोका हुआ है अभी तक। और जो वास्को ही बंदे वो चिल्लाते वास्को कहते वास्को तू इनके अटैक डॉज क्यों कर रहा है, मैं जानती हूँ तू इन सबसे बेटर है। फिर वास्को ने कहता है मैं फाइट कर रहा हूँ तुम सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अगर मैं फाइट बैक करता हूँ तो शायद ये लोग तुम्हें इस मैचअप में ड्रैग करेंगे। और मैं तुम सभी को हर्ट नहीं करना चाहता। जो बर्न नकल्स है उन्हें क्रिएट किया गया था लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, और अगर मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता तो ये बर्न नकल नहीं है। और जो जोहान है वो भी अपने मन में सोचता है क्या बर्न नकल को लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, क्या ये लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा है, क्या तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो। और जोहान अपने मन में सोचता है क्या इन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग सभी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर तुम्हें सभी को प्रोटेक्ट करना है तो इसके लिए तुम्हें चाहिए पावर। और क्या इन्हें कोई भी आइडिया है कि हम लोग इतनी आगे कैसे पहुंचे। मैंने इस चीज के लिए सभी लोग छोड़ दिया, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरा फेथ, मैंने खुद को सबसे दूर कर दिया। अब जोहान एक डेविल स्माइल के साथ वास्को कहता है मैं सोच रहा हूँ कि तुम कितनी देर तक टिकने वाले हो। एंड अभी ना उसका कोई प्लान नहीं होता वास्को को छोड़ने का। अगले पैनल में हम लोग देखते हैं जो वहाँ पे सभी लोग थे वो सरप्राइज थे, बिकॉज वास्को का काफी बुरा हाल हो रखा है। लेकिन वास्को इतना मार खाने के बावजूद भी जोहान को कहता है दूसरे लोगों को जाने दो, अभी भी भाई ने हार नहीं मानी है। और अभी जोहान थोड़ा चिड़चिड़ा हो चुका है क्योंकि वो उससे नहीं आ पा रहा, लेकिन वास्को कहता है क्या तुम उस दिन के लिए आए वो फेक बैंक अकाउंट। एंड ये ना जिंजंग सुन लेता है, जिसके बाद वो उसके बोलने से पहले ही वास्को के चेहरे पे एक जोरदार किक मारता है और कहता है तुम होते कौन हो हमारे लीडर से बात करने वाले। और यहाँ पर जिंजंग वास्को का मुंह बंद कर रहा होता है, बिकॉज वो जानता है कि अगर उसके कारनामे जोहान को पता चल गया तो वास्को तो छोड़ो जोहान ही उसका गेम बजा डालेगा। और फिर जोहान जिंजंग के पास आता है और कहता है हटो, लेकिन जिंजंग बोलता है नहीं इसे मैं संभाल लूंगा। और फिर वो काफ़ी सीरियस में बोलता है ये मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं है। और ये देखकर जिंजंग की फट जाती है। और अभी जो जोहान है फिर वो भी वहाँ से चले जाता है, बिकॉज जो उसके लिए वास्को का ओपिनियन है लोगों को प्रोटेक्ट करना ये काफ़ी बोरिंग होता है। एंड इसीलिए फिर वो अपने साथियों को कहता है तुम लोग या इन्हें संभाल लेना। एंड वो वहाँ से निकल जाता है। और जो जिंजंग और उसके साथी वो लोग कह रहे होते हैं अच्छा वो चले गया। एंड वो अपने दूसरे लोगों को कहता है उसे बताना मत ये फेक बैंक अकाउंट वाले बारे में। और अब जिंजंग पेट्रोल पंप से वो पेट्रोल लेता है और कहता है वास्को को चलो देखते हैं $50 के अंदर कितना पेट्रोल आता है। और फिर वो वास्को को मुंह खोलने को बोलता है, और जब वास्को अपने साथियों को देखता है वो ये काम कर भी देता है, वो अपना मुंह खोलता है। और अभी भाई वो पेट्रोल पीने वाला है, लेकिन तभी वास्को की कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो सभी बंदे आते हैं। और जो लियोन है वो चिल्लाते हुए कहता है अगर हम लोग लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो हम लोग बर्न नकल्स नहीं है। और गॉड डॉग के मेंबर्स भी लाइक अरे ये लोग कहाँ से टपक गए। अभी वास्को की आंखें भी फटी की फटी रह जाती, बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि वो अकेले लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, और लोग भी है जो कि दूसरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जिंजंग उन्हें कहता है क्या तुम हमें डरा रहे हो, क्या हो गया अगर तुम और बंदे ले आए, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपने हॉस्टेज को बचा लिया है। और तभी उसे अपने बंदे मार्क का कॉल आता है जो कि उनका स्ट्रैटेजिस्ट है। और वो कहता है मेरे को माफ करना मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया, जो रियल हॉस्टेज है वो तो कहीं और रखे हुए हैं। और जब वास्को को पता चलता है कि उसका दोस्त जेज भी खतरे में आ चुका है वो काफी शॉक्ड होता है। और अभी हम लोग देखते हैं जो बर्न नकल के लोग हैं वो गॉड ऑफ के मेंबर्स के हाथों मार खा रहे होते हैं, और उनका बिना गेम ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। और देखकर मेरे को ऐसे ही लग रहा होता है। और मार्क जिंजंग को बोलता है हम लोगों ने अपनी साइड से चीज़ों को क्लियर कर लिया है और ज़रा तुम उसे वास्को को कॉल देना। फिर मार्क जेस के सामने अपना फ़ोन लाता है एंड वास्को जैसे पूछता है क्या वहाँ पे सभी लोग हैं, और जे जवाब देता है ऑफ कोर्स वहाँ पर सभी लोग हैं। एंड देन वास्को जवाब देता है मैं समझ गया। एंड जिंजंग को बोलता है क्या और भी कोई होस्टेजेस नहीं है। जैसे ही जिंजंग इसके लिए मना करता है उसके मुंह पे एक जोरदार ब्लो पड़ता है वास्को के थ्रू। और अब वास्को अपने साथियों को शुक्रिया कहता है उसके स्टूपिड स्टबर्ननेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड देन वो सभी को ऑर्डर देता है उनका टाइम आ चुका है इन बुरे लोगों को पेलने का, और जो बर्न नकल है वो रेडी हो चुकी है इस फाइट के लिए। अब रियल फाइट शुरू होगी। और अब हमें बताया जाता है जो बर्न नकल है वो मॉन्स्टर से सेंट्रल सियोल की। जो वास्को साथी लोग थे उनका बस एक ही रीज़न था जी हाई स्कूल में एडमिशन लेने का, बिकॉज वो सभी लोग वास्को से हारे थे। एंड जो बर्न नकल है वो ऑर्गेनाइज ही इसीलिए हुआ था
बिकॉज जो उसके साथ ही लोग हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। और फिर हम लोग वास्को को फर्स्ट ईयर देखते हैं जहाँ पर वो काफ़ी जंगली लग रहा होता है एंड वो ना अपने साथियों को ये कहता है कि इस स्कूल में कोई भी स्मोकिंग नहीं चलने वाली है। एंड ऐसे जो फर्स्ट जनरेशन बर्न नकल है वो ऑर्गेनाइज हुई। फिर हम लोग आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर बर्न नकल काफ़ी गंदी तरीके से गॉड डॉग को पेल रही होती है। भाई इस पॉइंट पे वो गंदा डोमिनेट कर रहे होते हैं और जो मार के वो जेस से पीछे से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेस उसके अटैक लगने से पहले उसके मुंह पे एक जोरदार किक मारता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वास्को को जहाँ पर उसने सभी लोगों को अकेले हरा दिया है और अभी जिनजंग वास्को के सामने झुक रखा है और वो उसे कहता है भाई मेरे को माफ़ कर दे, ये सब मेरी गलती है, एक दूसरों को हर्ट मत करना। और यहाँ पर ना वो वास्को की वही सेम लाइन बोल रहा है जो वास्को ने बोली थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो वास्को वाली लाइन मारेगा तो जो उसके साथ ही लोग हैं वो उससे इंप्रेस होंगे और उसके लिए फाइट करेंगे। वो कहता है जो गॉड डॉग्स है वो क्रिएट हुए प्रोटेक्ट करने के लिए, और अगर हम लोग अपने साथी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो हम लोग गॉड डॉग नहीं है। और उसके साथ ही लोग भी लाइक क्या ये बंदा खुद को सेक्रीफाइस कर रही है, तो वही सेम लाइन है जैसा वास्को ने मारा था। लेकिन जो जिनजैंग की वीकनेस है वो उसके लोग होते हैं, बिकॉज उसकी उसकी बातों पर किसी को भी भरोसा नहीं होता और उसके लिए कोई फाइट नहीं करता, जिसके बाद जो अपना वास्को है वो उसका गेम बजा डालता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं जैक को जो कि बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड अभी वो अपने मन में सोचता है कि वो एक प्रो बनना चाहता है, लेकिन वो कैसे बने वो ये सवाल अपने मास्टर से पूछता है और उसका मास्टर बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो जैक जवाब देता है लेकिन ऐसा क्यों? उसका कोच उसे कहता है जो तुम्हारे पंचेज है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशन होल्ड करते हैं और अगर तुम्हें एक प्रो बनना है तो तुम्हें इन इमोशंस को हटाना होगा। एंड तब तक ग्लव्स पहनने का ही मत सोचना। और फिर उसे वो अपनी हार याद आती है, जिसके बाद जैसे वो बॉक्सिंग स्टेडियम में एंटर करता है उसके सामने वो लोग होते हैं और ये लोग गॉड डॉग के मेंबर्स में से ही एक है। जो इसका नाम है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है जिसे तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, और इसका नाम होता है हम लोग इसे स्कॉट बोलने वाले हैं। और यहाँ पर जो स्कॉट है उसने काफ़ी सारे लोगों को हरा दिया है एंड देन वो जैक को चैलेंज करता है, लेकिन जैक को सीरियस लेता नहीं है, जिसके बाद वो जैक को मारने वाला लग जाता है, बुली करता है, लेकिन जैक फिर भी उसे कुछ नहीं कहता। इसके बाद उसका मास्टर उसके पास आता है और उसे ग्लव्स देता है और कहता है देखकर लग रहा है कि तुमने अपने इमोशंस फाइनली हटा दिए। और अब फाइनली जैक रेडी होता है अपनी फाइट के लिए। एंड इसी के साथ जो अपना ये सीजन है वो खत्म हो जाता है। एंड आई होप कि आज का वीडियो तुम्हें पसंद आई हो, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एंड शायद तुम्हारा कोई भी डाउट होता है किसी भी एनिमे किसी भी सीरीज को लेकर, तुम लोग हमें इंस्टा पे DM कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बाय बाय।